हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एप्टीट्यूड ऑफिशियल में। मैं जयप्रकाश कुमार आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पिछले वीडियो में देखा था आत्माभिव्यक्ति का उद्देश्य और पहला और दूसरा हम लोग देखेंगे आज आत्मानुभूति का उद्देश्य। चलिए स्टार्ट करते हैं। आत्मानुभूति का उद्देश्य। आत्मानुभूति का आदर्श आत्मव्यक्ति से भिन्न है, जो आत्मव्यक्ति से स्व का अभिप्राय है। जैसा मैं उसे जानता हूँ, आत्मानुभूति है वह स्व अभिप्राय है। जैसे मैं उसको जो होना चाहता मैं उसका होना चाहता हूँ, ये आत्म व्यक्ति में स्व व्यक्ति का मूर्त है। आत्मानुभूति में स्व वह आदर्श है वह जिसके बारे में हम कल्पना कर सकते हैं। आत्म व्यक्ति में समाज के लाभ या हानि का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। एडम्स का कथन है कि आत्मानुभूति की आदर्श में स्व समाज विरोधी व्यवहार करके अपनी अनुभूति नहीं कर सकता है। तो अगला हमारा है शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य देखेंगे, सोशल एम ऑफ एजुकेशन। तो पहला हमारा है इसका सामाजिक उद्देश्य का अर्थ क्या है, समझेंगे आज हम लोग। शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य को शिक्षा का सामाजिक और नागरिकता का उद्देश्य कहा जाता है। सामाजिक उद्देश्य का अर्थ क्या है? शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य को सामाजिक शिक्षा का सामाजिक और नागरिकता का उद्देश्य कहा जाता है। इस उद्देश्य के अनुसार समाज या राज्य का स्थान व्यक्ति से ऊंचा है। समाज के हित में ही व्यक्ति का हित है। समाज से अलग उसका कोई अस्तित्व नहीं है। समाज में रहकर ही वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, अपना विकास अपना विकास कर सकता है और उन्नति के साथ के पथ पर आगे बढ़ सकता है। जो व्यक्ति जो व्यक्ति के बारे में सत्य है वही समाज के बारे में भी सत्य है। समाज का निर्माण व्यक्ति करते हैं तथा व्यक्तियों के अभाव में समाज अर्थहीन है। समाज अपनी एकता और उन्नति के लिए व्यक्तियों पर निर्भर है। उनके सहयोग के बिना उसकी प्रगति असंभव है। इस प्रकार व्यक्ति और समाज का संबंध अटूट है पर शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य के अनुसार इस संबंध में समाज का स्थान व्यक्ति के स्थान से ऊंचा है। व्यक्ति को अपने हित को ध्यान में रखकर समाज के हित का भी ध्यान रखना चाहिए। अगला है उसे आवश्यकता पड़ने पर समाज के लिए हर प्रकार का बलिदान देने के लिए तैयार हो रहना चाहिए। जैसे अमेरिका के प्रोफेसर वैगले और जॉन ड्यूवी ने इस उद्देश्य की व्याख्या दूसरे ढंग से की है। उनका कथन है कि शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य का अर्थ है सामाजिक कुशलता की प्राप्ति। अतः शिक्षा का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक रूप से कुशलता बनाना है और ऐसा व्यक्ति अपनी जीविका की समस्या को हल कर सकने के समाज पर भार नहीं रहता। साथ ही अच्छा नागरिक होने के कारण वह अपने उद्देश्य और संसार की समस्याओं को समझता है। इसके अतिरिक्त वह इस प्रकार के प्रशिक्षित होता है कि वह अन्य नागरिकों द्वारा राज्यों की इच्छाओं को आवश्यकताओं के सम्मान देता है। दूसरा हमारा है क्या है? दूसरा हम पहले हम लोग क्या देखें? सामाजिक उद्देश्य का अर्थ। और दूसरा हम लोग देखेंगे सामाजिक उद्देश्य के रूप। क्या क्या रूप हैं? क्या क्या रूप है? तो पहला हमारा शिक्षा। शिक्षा में सामाजिक उद्देश्य के 3 रूप मिलते हैं। जो पहला हमारा है सामान्य रूप, दूसरा है उग्र रूप और तीसरा है उदार रूप। तो हम लोग पहले देखेंगे सामान्य रूप। सामान्य रूप में क्या है? सामान्य रूप में हमारा पहला है सामान्य रूप में शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य की सर्वमान्य और साधारण व्याख्या की जाती है। इस रूप के समर्थकों का विश्वास है कि इसके द्वारा सामाजिकता और सहयोग उत्पन्न होते हैं। जीवन की सुख सुविधाओं को भोगने के लिए बहुत आवश्यक है। वे नहीं मानते हैं कि व्यक्ति समाज से दूर किसी निर्जन स्थान में रहकर अपने जीवन का निर्वाह और विकास कर सकता है। रेमोंट ने ठीक ही लिखा है कि समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है। क्या है? कोरी कल्पना है। जब तक मानव सामाजिक प्राणी है और समाज में सामाजिक संबंधों द्वारा जीवित रहता है और विकसित होता है,
तब तक उसे अपनी व्यक्तिगतता को कुछ सीमा तक सामाजिक आवश्यकताओं के अधीन रखना पड़ेगा। इसके अलावा समाज की आवश्यकताओं के अनुसार अपने में परिवर्तन करेगा। फलस्वरूप चेतन और अवचेतन रूप में उसकी व्यक्तिगतता का दमन होता है रहेगा। यह शिक्षा में सामाजिक उद्देश्य का साधारण रूप है। यह हमने किस में देखा? तो उद्देश्य का सामान्य रूप देखा। तो पहला हमारा है, दूसरा हमारा है क्या है? सामाजिक उद्देश्य का उग्र रूप। पहला हमारा था सामान्य रूप और दूसरा हमारा है सामाजिक उग्र रूप। चलिए देखते हैं। उग्र रूप में शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य की संकीर्ण और असाधारण व्याख्या की जाती है। इसके समर्थकों का कथन है कि राज्य व्यक्ति और उसकी आवश्यकताओं से बहुत श्रेष्ठ है, अतः राज्य का व्यक्ति से संबंधित बातों पर अधिकार होना चाहिए। शिक्षा भी इन्हीं बातों में से एक है। यह निश्चित करना केवल राज्य का ही कार्य न होना चाहिए कि व्यक्ति के लिए शिक्षा का विषय और विधियां क्या हो। ऐसे करते समय व्यक्ति के हित का ध्यान न रखकर केवल राज्य की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। हमें इस विचारधारा का व्यवहारिक रूप प्राचीन स्पार्टा और निजी जर्मनी में मिलता है। दोनों में संपूर्ण शिक्षा आज्ञा पालन पर आधारित थी। दोनों में ही व्यक्ति और उसके विकास के प्रति कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। प्राचीन स्पार्टा में राज्य अपनी सुरक्षा और शक्ति को बनाए रखने के लिए अपने सभी नागरिकों को सैनिक प्रशिक्षण देता था। इतना ही नहीं, निर्बल बालकों को मार डाला जाता था और उन्हें उन्हें वीर बनाने के लिए कविताएं सुनाई जाती थी। और वहाँ के प्रथम विधान निर्माता लाइकर गस की नागरिकों को यह शिक्षा दी थी कि उनके लिए इससे बुरी बात कोई नहीं है कि वे अपने लिए जीवित रहे। उनमें अपने देश के लिए सब कुछ करने के अलावा और कोई अच्छा इच्छा नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार हिटलर ने इसी प्रकार हिटलर ने समय में नाजी जर्मनी में लोगों को यह शिक्षा दी जाती थी कि राज्य ही सर्वोच्च सत्ता है। उसको बनाए रखने के लिए जीवन का बलिदान करने भी संकोच नहीं करना चाहिए। फांसीवाद इटली में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? तो राज्य के हित में व्यक्ति की पहचान करना। क्या था? राज्य के हित में व्यक्ति की पहचान करना। अगला हमारा है उदार रूप। तीसरा, सामाजिक उद्देश्य का उदार रूप। उदार रूप में शिक्षा सामाजिक उद्देश्य इंग्लैंड और अमेरिका जैसे प्रजातंत्रीय देशों में दिखाई देता है। वहाँ शिक्षा समाज सेवा के लिए और शिक्षा नागरिकता के लिए मानी जाती है। यह शिक्षा सामाजिक हित का विचार करती है और इस बात पर बल देती है कि स्कूलों में विभिन्न विषयों और सामाजिक कार्यों द्वारा छात्रों को नागरिकता की शिक्षा दी जाए। अगला हमारा है शिक्षा का कार्य। शिक्षा का क्या क्या कार्य होना चाहिए? फंक्शन ऑफ एजुकेशन। प्राणी जगत में मनुष्य परम शक्ति की सर्वोत्तम कृति है। जैविक रूप से मनुष्य अन्य प्राणियों की भांति एक पशु होता है, परंतु मानव अपना विभिन्न क्षमताओं में योग्यताओं आदि के कारण उनसे भिन्न होता है। मानव में शिक्षा नीति होती है, साथ ही उसमें पशुओं की भांति प्रशिक्षणता भी होती है। मानव में बुद्धि तत्व अधिक होता है। जिसके बुद्धि तत्व को विवेकशील साध्यों से माध्यम से शिक्षित किया जाता है। उसका मस्तिष्क तीन कार्य करता है। पहला क्या कार्य करता है? पहला कार्य करता है संज्ञान अर्थात जानना, अनुराग व भावात्मक जिसकी अनुभूति की जाती है, तथा तीसरा है सांस्कृतिक जिसका संकल्प किया जाता है। मनुष्य अपने प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण के विषय में जानकारी प्राप्त करता है, साथ ही उसके कारण तथा नियमों की खोज करता है। परंतु पशु ऐसा नहीं कर पाता। मनुष्य स्वज्ञान को जानने के लिए प्रयासरत रहता है। इन गुणों के कारण वह अपने विचारों, भावनाओं, संवेगों, आशाओं या आकांक्षाओं, भय तथा इच्छाओं को अभिव्यक्त करने में समर्थ होता है। मनुष्य शरीर, मनस तथा आत्मा का एक पुंज है।
इस दृष्टि से शिक्षा को एक व्यक्ति के प्रति निम्नलिखित कार्यों को हो सकता है, जो इस प्रकार है। जो पहला हमारा है आवश्यकताओं की पूर्ति। आज के भारतीय समाज समाज में शिक्षा का मुख्य कार्य व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। क्या है? आज के भारतीय समझाओ समाज में शिक्षा का मुख्य कार्य व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूर्ति करना है, जो जीवधारी होने के कारण भोजन, मकान, वस्त्र, उसकी जैविक आवश्यकताओं जैसे होती है। सामाजिक प्राणी होने के कारण उसे समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करने की आवश्यकता होती है। उसे कार्य की आवश्यकताएं हैं, जैसे कि वह अपने को लाभप्रद समझ सके और अपने पैरों पर खड़ा हो सके। उसे अवकाश की आवश्यकता है, जिससे कि वह मनोरंजन कर सके। उसे संघर्ष की आवश्यकता है, जिसकी कि वो उन्नति कर सके। उसे अवसर की आवश्यकता है, जिसे कि वह अपनी विशेष योग्यता को विकसित कर सके। उसे धर्म और जीवन दर्शन की आवश्यकता है, जिससे उसके जीवन का पथ प्रदर्शन हो सके। इन सब आवश्यकताओं को पूर्ण करना शिक्षा का आवश्यक कार्य है। मानव जीवन में शिक्षा के इस कार्य को महत्व बताते हुए स्वामी विवेकानंद ने लिखा है कि शिक्षा का कार्य यह पता लगाना है कि जीवन की समस्याओं की को इस किस प्रकार हल किया जाए। आधुनिक सभ्य समाज का गंभीर ध्यान इसी बात में लगा हुआ है। दूसरा हमारा है आत्मनिर्भर की प्राप्ति। क्या है? आत्मनिर्भर की प्राप्ति है। सॉरी। मानव जीवन में शिक्षा का कार्य व्यक्ति का आत्मनिर्भर बनाना है। ऐसे व्यक्ति समाज के लिए भार नहीं होता है। वह अपना भार स्वयं अपने ऊपर लेता है। इससे न केवल उसका वर्ण समाज का भी हित होता है, वह अपने कार्यों को सफलतापूर्वक करता है। परिणाम यह होता है कि वह जीवन में उन्नति करता है, साथ ही अपने कार्यों को सफलतापूर्वक करने के कारण वह समाज की उन्नति में भी योग देता है। आज भारतीय समाज कठिन समस्या से होकर गुजर रहा है, अतः उसे आत्मनिर्भर मनुष्य की ही आवश्यकता है और न कि ऐसे निकम्मे मनुष्य की जो दूसरे का सहारा ढूंढते हैं। आज से कई वर्ष पहले स्वामी विवेकानंद शिक्षा की इसी कार्य की ओर आकर्षित करते हुए कहा, केवल पुस्तकीय ज्ञान से काम नहीं चलेगा। हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिससे कि व्यक्ति अपने स्वयं के पैरों पर खड़ा हो सके। तीसरा हमारा है व्यावसायिक कुशलता की प्राप्ति, जो हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। तो मानव जीवन में शिक्षा कार्य छात्रों को व्यावसायिक कुशलता की प्राप्ति में सहायता देना है। इस समय हमारे देश का बड़ी तेजी से औद्योगिकरण हो रहा है, इसलिए वैज्ञानिकों, शिल्पों और इंजीनियरों की बहुत बड़ी संख्या में आवश्यकता है। यदि शिक्षा छात्र की किसी व्यवसाय में कुशल बना देगी, तो इससे दो लाभ होंगे। छात्र देश के उत्पादन में वृद्धि करेंगे। इसके अतिरिक्त उन्हें कार्य मिलने में कोई कठिनाई नहीं होगी। फलस्वरूप उनकी जीविका की समस्या हल हो जाएगी। डॉक्टर राधाकृष्णन का कथन है कि प्रयोगात्मक विषयों में प्रशिक्षित व्यक्ति की कृषि और उद्योग के उत्पादन को बढ़ाने में सहायता देते हैं। ये विषय सफलतापूर्वक रोजगार पाने में भी सहायता देते हैं। छात्रों की जीविका उपार्जन करने में सहायता देना शिक्षा का एक कार्य है। आधिकारिक विद्या हमारा चौथा है भौतिक संपन्नता की प्राप्ति। क्या है इसमें? शिक्षा का कार्य व्यक्तियों को भौतिक संपन्नता प्राप्त करने में सहायता देना। आज के भौतिकवाद में वादी में युग में यदि शिक्षा यह कार्य नहीं करती है तो उसे व्यर्थ समझा जाता है। आजकल सभी माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के बाद जीवन में उच्च स्थान प्राप्त करें और ठाठ बाट से रहे। शिक्षा के इस कार्य को उल्लेख करते हुए जॉन रस्किन ने लिखा है,
माता पिता कहते हैं कि शिक्षा का मुख्य कार्य उनके बच्चों को अच्छे जीवन में जीवन में अच्छे स्थान प्राप्त करने, बड़े और धनी व्यक्ति के समाज में महत्वपूर्ण बनने और आराम तथा ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार करना है। अगला हमारा है अच्छे नागरिकों का निर्माण। क्या है? अच्छे नागरिकों का निर्माण है। शिक्षा का कार्य उत्तम नागरिकों का निर्माण करना है। आज हमारा देश धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्र है, अतः आवश्यक है कि शिक्षा छात्रों में स्पष्ट विचार, अनुशासन, सहनशीलता, सहयोग, देश प्रेम आदि गुणों का विकास करे। तभी छात्रों को उत्तम नागरिक बनाकर प्रजातंत्र को सफल बना सकेगी। भारतीय प्रजातंत्र में जिसका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, ये उत्तम नागरिक किस प्रकार के हो, इसके बारे में भूतपूर्व राष्ट्रपति राधाकृष्णन का कथन था कि कल्याणकारी राज्य में हमारा उद्देश्य अपने सब नागरिकों के भोजन, कपड़ा और मकान की प्रारंभिक आवश्यकताओं की पूरा करना ही नहीं होना चाहिए, वरना एवं उनको भाइयों के समान रहना सिखाना सीखना चाहिए, भले ही वे विभिन्न प्रजातियों, धर्मों और प्रांतों के क्यों ना हों। छठा हमारा है व्यक्तित्व का विकास। शिक्षा का कार्य छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। शिक्षा के इस कार्य पर प्रायः सभी शिक्षाविदों का द्वारा बल दिया गया है। फ्रेडरिक ट्रेसी के अनुसार क्या बोला गया है, जानते हैं? संपूर्ण शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य व्यक्ति के आदर्श की पूर्ण प्राप्ति या आदर्श की संतुलित एवं समग्र व्यक्तित्व करता है। सातवां हमारा है चरित्र का विकास। क्या है? चरित्र का विकास। यह कहना गलत ना होगा कि आज के संसार में नैतिकता का प्रायः अभाव हो गया है। झूठ, छल, धोखेबाजी, स्वार्थ और घृणा का समाज दिखाई देने लगा है। इन सब बातों से मानव भले ही प्रगति करे, पर वह स्थायी कदापि नहीं हो सकती। अतः आवश्यक है कि शिक्षा व्यक्ति, समाज और संसार के बुराई को दूर करके उनमें नैतिकता का समावेश करे। शिक्षा के इस कार्य की ओर संकेत करते हुए हर्बर्ट ने लिखा कि शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है। आठवां हमारा है जीवन की लिए तैयारी। क्या क्या तैयारी होनी चाहिए, चलिए जानते हैं। विलमोट विलमोट का कथन है, सीखा सीखा जीवन की तैयारी है। अब यदि शिक्षा, ये सीखा नहीं होगा, यहाँ शिक्षा होगा, यहाँ सीखा नहीं होगा, शिक्षा होगा। शिक्षा शिक्षा जीवन की तैयारी है। अब यदि शिक्षा जीवन की तैयारी है, तो शिक्षक का कार्य है बच्चों को जीवन के लिए तैयार करना। यदि शिक्षा यह कार्य नहीं करती है, तो बच्चे बड़े होकर जीवन की कठिनाइयों का सामना नहीं कर सकेंगे, उन संघर्षों की लोहा न ले सकेंगे जो उनके सामने आएंगे। शिक्षा के इस कार्य पर अपने विचार व्यक्त करते हुए स्वामी विवेकानंद ने लिखा है, यदि कोई मनुष्य केवल कुछ परीक्षाएं पास कर सकता है और अच्छा व्याख्यान व्याख्यान दे सकता है, तो आप वो शिक्षित समझते हैं। यह वह शिक्षा कहलाने के योग्य हैं जो सामान्य जन समूहों को जीवन की संघर्ष के लिए अपने परिअब को तैयार करने में सहायता नहीं देती है, उनमें शेर का या साहस उत्पन्न नहीं करती है। आठ नौवा हमारा है अनुभव का पूर्ण गठन। व्यक्ति अपने जीवन में अनेक अनुभव प्राप्त करता है। शिक्षा का कार्य है इन अनुभवों को पुनर्गठन, पूर्ण रचना करना। यदि शिक्षा यह कार्य करती है, तो व्यक्ति अपनी भावी प्रगति के लिए अतीत का उपयोग कर सकता है, अन्यथा नहीं। ड्यूटी ने सत्य ही लिखा है, जीवन का मुख्य कार्य है प्रत्येक पग पर अपने अनुभव द्वारा जीवन को समृद्ध बनाना। दसवां हमारा है वातावरण से अनुकूल। वातावरण में जड़ और चेतन दोनों शिक्षा देने वाले हैं। वातावरण से अनुकूल न कर सकने के कारण निम्न वर्ग के पशु नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार व्यक्ति के केवल उन्हीं कार्य को प्रोत्साहित करता है जो उसके अनुकूल होते हैं। अतः शिक्षा कार्य है कि यह व्यक्ति को वातावरण के अनुकूल बनाए। इस संबंध में टॉमसन ने लिखा है, वातावरण शिक्षक और कार्य शिक्षा
शिक्षा का कार्य है छात्र उस वातावरण के अनुकूल बनाना जिससे कि वह जीवित रह सके और अपनी मूल वृत्तियों को संतुष्ट करने के लिए अधिक से अधिक संभव अवसर प्राप्त कर सके। 11 हमारा है वातावरण का रूप परिवर्तन। तो देखें, शिक्षा का कार्य व्यक्ति को वातावरण का रूप परिवर्तन करने या उसमें सुधार करने के योग्य बनाना है। यदि शिक्षा द्वारा व्यक्ति में अच्छी आदतों का निर्माण कर दिया जाए तो वह अपने परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे बिल्ली चटकनी को दबाकर दरवाजा खोलने से अपनी लिए नए वातावरण का निर्माण करना सीख लेती है, इसी प्रकार व्यक्ति भी नई और अच्छी आदतों का निर्माण करके अपने सामाजिक वातावरण को बदल सकता है और उससे अच्छा बना सकता है। इस प्रकार शिक्षा का कार्य केवल यही नहीं है कि वह व्यक्ति को वातावरण से अनुकूलन करना सिखाए, उसे वातावरण के अपने अनुकूल बदलने के लिए भी प्रशिक्षित करे। आज के संघर्षपूर्ण संसार में यह बहुत आवश्यक हो गया है। भारत में यह इस आवश्यकता की अनुभव किया जा रहा है कि विभिन्न जातियों, प्रजातियों, धर्म और भाषाओं ने हमारे देश में जिस वातावरण का निर्माण कर दिया है वह देश के लिए तनिक भी हितकर नहीं है। भाषा या धर्म के आधार पर नए राज्यों के निर्माण की मांग देश के ऐसे खंडों में बांटना है जो शायद कभी मिल नहीं सकेंगे। इस प्रकार के दूषित वातावरण में सुधार तभी हो सकता है जब देश के प्रत्येक बालक को शिक्षा देकर इस प्रकार तैयार कर दिया जाए कि वह वातावरण को परिवर्तित करने के लिए कमर कस ले। वातावरण का रूप परिवर्तन करके उस पर अधिकार रखने की आवश्यकता की ओर संकेत करते हुए जॉन डूवी ने लिखा है कि वातावरण से पूर्ण अनुकूलन करने का अर्थ है मृत्यु। आवश्यकता इस बात की है कि वातावरण पर नियंत्रण रखा जाए। 12वां हमारा है मूल्यों का विकास। क्या है? मूल्यों का विकास है। चलिए देखते हैं। आज का भारतीय पाश्चात्य उपभोक्ता संस्कृति का पोषक बन गया है। उसने व्यावसायिक मानव का स्वरूप ग्रहण कर लिया है। यह कर्तव्य प्रधान आस्था भाव वाली संस्कृति का प्रतिनिधि नहीं बनना चाहता है। वह भौतिकता के चकाचौंध में स्वयं को विदेशी जैसा प्रदर्शित करने में गर्व महसूस करने लगा है। भारतीयता अनैतिकता के माहौल में दम तोड़ रही है और उसकी आध्यात्मिकता निरर्थक सिद्ध हो रही है। उपभोक्ता संस्कृति ने हमारी चेतना को इतना निस्तेज व निष्भ्रम कर दिया है कि आज अच्छे बुरे का भेद तो छोड़िए, जिसे हम ठीक समझते हैं उसे करते हुए भी कतराते हैं। श्रेष्ठता का स्थान उपयोगिता ने ले लिया है। अधिक ऊंचा पहुंचने पर इसे कौशल का रूप देकर समाज उसे एक मौन स्वीकृति दे देता है। इस प्रकार संस्कृति में करने वाले और कथनी के बीच एक चौड़ी खाई उत्पन्न कर देती है। उक्त स्थिति से मुक्ति पाने तथा इस खाई को पाटने के स्थित शिक्षा में मूल्यों को विकास करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। अतः आज हम चारों ओर से शिक्षा से इसी बात की अपेक्षा करते हैं। अंत में हम एमर्सन के शब्दों में कह सकते हैं कि शिक्षा इतनी विशिष्ट होनी चाहिए जितने कि मनुष्य उसमें जो भी शक्तियाँ या शिक्षा को उन्हें पोषित करना प्रदर्शित करना चाहिए। अगला हम लोग देखेंगे समाज के प्रति कार्य फंक्शन ऑफ टूवर्ड सोसाइटी। क्या है? मैनहिन के अनुसार मनुष्य इतिहास की संचालक शक्ति है। वह सभी मूल्यों का स्रोत है, साथ ही घटनाओं का प्रस्तावक है। वह इन सभी कार्यों को तभी करता है जब वह समाज में रहता है। इस प्रकार में निम्न के प्रकार जगतों में निवास करता है। प्रथम व्यक्तिगत जगत के जिसमें वह अपनी समस्याओं को झेलता है और विभिन्न परिस्थितियों से व्यवस्थापना करता है। द्वितीय वह समाज जगत में रहता है जो उसके चारों ओर फैला हुआ है। यह जगत उसको हर क्षण प्रभावित करता है। इस कारण हम कह सकते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी। उसे समाज की सफलता जीवन व्यतीत करने के लिए दूसरे व्यक्तियों से अनुकूलन करना पड़ता है। साथ ही उसे समाज के मूल्य और मान्यताओं के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन करना पड़ता है। इन कार्यों में शिक्षा उसकी उसकी सहायता करती है और वह जिस समाज के सदस्य होता है वह वही शिक्षा स्वरूप निश्चित करता है। इस प्रकार शिक्षा समाज एक दूसरे से संबंधित है। शिक्षा के समाज के प्रति विभिन्न कार्य निम्न प्रकार है। पहला हमारा है सामाजिक विरासत का संरक्षण।
शिक्षा संस्कृति और सभ्यता का संरक्षण करती है। प्रत्येक समाज के अपने रीति रिवाज, परंपराएं, नैतिकता, विश्वास, धर्म, आदर्श, मान्यताएं आदि होते हैं जिनको उनसे समाज के अति प्राचीन समय से लेकर आज तक अर्जित किया है। यदि शिक्षा इस सामाजिक विरासत को आने वाली पीढ़ियों को हस्तांतरित ना हो करे तो समाज का अस्थायी रहना असंभव हो जाएगा। प्रत्येक समाज को अपनी संस्कृति और सभ्यता पर गर्व होता है, इसलिए वह उनको किसी प्रकार से नष्ट नहीं होने देता। यह कार्य शिक्षा द्वारा ही संपन्न किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा की संस्कृति विरासत का संरक्षण करके समाज के अस्तित्व को बनाए रखती है। दूसरा हमारा है सामाजिक सुधार और प्रगति। शिक्षा समाज के सदस्यों को इस युग में बनाती है कि वे समाज में प्रकट होने वाले दोषों की आलोचना करते हैं। इतना ही नहीं, वे उसके समक्ष नवीन विचार और कार्यक्रम प्रस्तुत करके उसे प्रगति की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। समाज की मांगे, मान्यताएं और आवश्यकताएं समय के साथ बदलती रहती है। इन्हीं के अनुसार समाज को भी बदलना आवश्यक है, अन्यथा वह स्थिर और गतिहीन हो जाता है। शिक्षा उसकी इसी स्थिति से रक्षा करके उसका सुधार करती है और प्रगति भी ड्यूटी का कथन है। शिक्षा में अति निश्चित और अल्प मत साधनों द्वारा सामाजिक स्थागत उद्देश्य के साथ साथ समाज के कल्याण, प्रगति और सुधार में रुचि पुष्पित होना पाया जाता है। तीसरा हमारा है सामाजिक नियंत्रण। शिक्षा के सभी विभिन्न दोषों, कृति और कुप्रथाओं के विरुद्ध जनमत का निर्माण करके उनको फैलने से रोकती है और उनका अंत भी करती है। इस प्रकार शिक्षा सामाजिक नियंत्रण के लिए एक महत्वपूर्ण शस्त्र का कार्य करती है। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा सामाजिक अव्यवस्था को दूर करके उपयुक्त सामाजिक अव्यवस्था का निर्माण करती है। सामाजिक परिवर्तन, शिक्षा सामाजिक परिवर्तन में योग देती है। उदाहरण से हम समझेंगे, नाजी जर्मनी में शिक्षा का प्रयोग बालकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन करके समाज में परिवर्तन करने के लिए किया गया है। इस कार्य में सफलता प्राप्त होना इस बात का प्रमाण है कि शिक्षा को समाज परिवर्तन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इस संबंध में ओटावे ने लिखा है कि यह बात संदेह रहित है कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन में प्रमुख महत्वपूर्ण कार्य करती है, पर इसका प्रभाव मुख्य न होकर गौण होता है। डॉक्टर उमराव सिंह चौधरी, कुलपति देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के अनुसार शिक्षा एक नवीनतम क्रांति है। उसकी तुलना गोली की गति की बजाय तितली की उड़ान की से की जा सकती है। ये किसने कहा था? डॉक्टर उमराव सिंह चौधरी ने। एक क्वेश्चन हमेशा बनेगा इसे कि उसकी तुलना तुलना गोली की गति के बजाय तितली की उड़ान से की जा सकती है। इन्होंने किसने कहा था? तो डॉक्टर उमराव सिंह चौधरी की। तो कौन थे? तो कुलपति देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के वहाँ के कुलपति थे। शिक्षा का सामाजिक प्रतिफल कई बार नहीं मिलता है, यदि मिलता भी है तो विलंब से। अतः सैद्धांतिक धरातल पर शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का औजार मानने पर सहमति हो सकती है, परंतु व्यवहारिक स्तर पर क्या होता है यह बात बिल्कुल अलग है। पुराने औजार से नई मशीन नहीं सुधारी जा सकती है और न ही गए गुजरे हथियार से आधुनिक लड़ाई जीती जा सकती है। उसी तरह से परिवर्तन लाने वाली शिक्षा का भी एक अर्थ है और स्तर होता है, और शिक्षा के नाम पर चल रही खानापुरी, रस्म अदायगी, दुकानदारी तथा डिग्री दौड़ राष्ट्रीय विकास या सामाजिक परिवर्तन का गुरु नहीं बन सकती है। पांचवा हमारा है बालक समाजीकरण। विद्यालय बालकों को मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास के लिए प्रेरणा देता है। विद्यालय में ही उसे सामाजिक और सांस्कृतिक आदेशों एवं मान्यताओं की शिक्षा प्राप्त होती है। ये दोनों बातें उसके संस्कृतिकरण में योग देती हैं, जो संस्कृतिकरण का दूसरा नाम समाजीकरण है। इसकी गति का उस समय तीव्र हो जाती है जब बालक विद्यालय में दूसरे बालकों में संपर्क में आते हैं। इस प्रकार शिक्षा विद्यालय के माध्यम से बालक को समूह के संपर्क में लाकर उसका समाजीकरण करती है। जोसेफ एच रोसेक के शब्दों में बालक का समाजीकरण बालक के समूह में सर्वोत्तम रूप होता है और बालक दूसरे बालकों का सर्वोत्तम शिक्षक होता है। छठा हमारा है सामाजिक भावना का समावेश। चलिए देखते हैं। व्यक्ति तथा समाज का एक दूसरे से अटूट संबंध है। व्यक्ति और समाज का एक दूसरे का अटूट संबंध है, सही बात है। व्यक्ति अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक समाज में रहता है। समाज में रहकर ही वह उन्नति कर सकता है, यश प्राप्त कर सकता है और दूसरों की भलाई कर सकता है।
यह सब वह तभी कर सकता है जब उसमें प्रेम, दया, परोपकार, सहानुभूति आदि सामाजिक गुण हो। इन गुणों का विकास शिक्षा द्वारा ही किया जा सकता है। एज गार्डन के अनुसार शिक्षक को यह जानना आवश्यक है कि उसे सामाजिक प्रक्रिया को उन व्यक्तियों को समझना चाहिए जो इसे समझने में समर्थ है। चलिए देखते हैं हम लोग राष्ट्र के प्रति कार्य, फंक्शन ऑफ टूवर्ड्स द नेशन। क्या इसमें है? पहला हमारा है कुशल कार्यकर्ताओं की पूर्ति। राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य कुशल कार्यकर्ताओं की पूर्ति करना है। ऐसे कार्यकर्ता व्यापार और उद्योग के उत्पादन को बढ़ाए, फलतः राष्ट्रीय संपत्ति में वृद्धि होगी। शिक्षा के इस कार्य से जो सुंदर परिणाम निकलेंगे उनको अंकित करते हुए हुमायूं कबीर ने लिखा है, शिक्षित श्रमिक अधिक उत्पादन में योग देंगे और इस प्रकार उद्योग तथा व्यवसाय दोनों की अधिक उन्नति होगी। दूसरा हमारा है व्यक्ति हित को सार्वजनिक हित में न्यूनता। राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि वह लोगों के इस प्रशिक्षण दे कि वे अपने हितों में को अपने समूहों को ऐसा प्रशिक्षण दे कि वह अपने हितों के अपने समूह और समाज और देश राष्ट्र के हित में निम्न समझे। आज भारतीय समाज अनेक जातियों, वर्ग, धर्मों और राजनीतिक दलों में बटा हुआ है। फलतः भारतीय पारस्परिक द्वेष, कटुता, शत्रुता इत्यादि अनेक बुराइयां आ गई है। ऐसी परिस्थितियों में शिक्षा का सर्वप्रथम कार्य है इन बुराइयों को समूल नष्ट करना। क्या था? समूल नष्ट करना। तो थैंक यू, आज तक यही रहेगा आज का वीडियो। हमने इसी प्रकार अगला वीडियो हमने देखेंगे इसी से रिलेटेड, और हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे, इसका कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सो थैंक यू।